नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं स्वास्थ्य या हेल्थ की। स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है, रोग या डिजीज क्या होती है। हम कैसे पता करेंगे कि एक पशु जो है वो स्वस्थ है या रोगी है। तो देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत शरीर जो है, शरीर की जो अवस्थाएं हैं, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था व कार्यकीय अवस्था, ये तीनों जो अवस्थाएं होती हैं ये सामान्य होती हैं, तो इसी को ही बोलते हैं स्वास्थ्य। जबकि रोग जो होता है, रोग के अंदर इन तीनों अवस्थाओं में किसी प्रकार का बदलाव आ जाता है और उसे ही हम बोलते हैं रोग। अर्थात पशु की शारीरिक अवस्था अर्थात हाथ पैर शरीर की जो बनावट है वो बनावट एकदम सामान्य हो। दूसरी मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति जो है वो पशु की वो सामान्य हो। पशु के पास जाने पे पशु मारे नहीं, या पशु के पास जाने के पशु बहुत ज़्यादा उछल कूद ना करने लग जाए। कार्य की अवस्था, उसके खाने पीने की स्थिति, उसके उठने बैठने की स्थिति, ये सभी जो स्थितियां होती हैं, ये शरीर की जो अंग हैं उन अंगों के काम करने की स्थिति वो सामान्य हो। तो इसका मतलब इन तीनों चीजों के सामान्य होने को ही अपन क्या बोलते हैं कि वो पशु स्वस्थ है। और अगर इन तीनों में से किसी भी एक में भी कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब वो पशु रोगी है। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं दोस्तों। जैसे एक स्वस्थ गाय, एक गाय जो है वो स्वस्थ है, तो उसकी क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स अपन देखते हैं, उसके बाद बता सकते हैं कि ये गाय स्वस्थ है। तो पहली चीज, पशु जो है वो चौकन्ना रहेगा, यानी कि अलर्ट। जब अपन पशु के पास जाएंगे तो जैसे ही हम पशु को टच करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत खड़ा होगा, अर्थात वो क्या है, अलर्ट है। किसी भी छेड़छाड़ के प्रति वो पहले से ही सजग है। दूसरी बात करते हैं, उसकी आंखें देखेंगे, आंखें जो होंगी वो चमकदार होंगी, अर्थात ब्राइट। जबकि एक जो रोगी गाय होगी वो एकदम डल होगी, मतलब उसके अंदर डलनेस या वो कमजोर होगी, वो चौकन्नी नहीं होगी। और उसकी जो आंखें होंगी, उसकी आंखें जो होंगी वो क्लोज्ड होंगी, उसकी आंखें जो होंगी वो कैसे होंगी, क्लोज, बंद रहेंगी उसकी आंखें, जैसे वो किसी नींद में हो, गैर में हो, इस तरीके से उसकी आंखें बंद रहेंगी। नेक्स्ट अपन बात करें, उसकी जितने भी प्राकृतिक छिद्र हैं, जैसे नाक, आंख, कान, मुंह तथा पिछवाड़े के छिद्र, उन सभी छिद्रों से कोई भी असामान्य स्त्राव नहीं होगा, अर्थात उसके कान से कोई मवाद या कोई खून ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, उसकी नाक से नाक नहीं बहेगी, उसके मुंह से बहुत ज्यादा लार नहीं गिरेगी, उसके पिछवाड़े से भी ऐसा कोई एबनॉर्मल स्त्राव नहीं होगा। जबकि जो रोगी गाय होगी उसमें क्या मिलेगा, स्त्राव मिलेगा, इसके अंदर स्त्राव होगा। उससे अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये पशु रोगी है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशु के खाने व पीने की स्थिति सामान्य रहेगी। अर्थात खाने की अगर अपन बात करें तो एक पशु जो है, एक गाय जो है, उसका सूखा चारा खाने की जो दर होती है वो 7 से 10 किलोग्राम पर डे होती है। अर्थात वो सूखा चारा जो है वो इस दर के अंतर्गत खा रही होगी। इसका मतलब क्या है, उसके खाने की दर सामान्य। अब अपन पानी पीने की दर की बात करते हैं। एक जो गाय होती है वो ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो पीती है वो अमूमन 25 से 35 लीटर प्रतिदिन पानी पीती है। अगर वो इस दर के हिसाब से पानी पी रही है, इसका मतलब वो पशु जो है वो स्वस्थ है। अगर पशु इससे कम खा रहा है, इसका मतलब उस पशु के शरीर में उसने पहले जो खाया अभी तक वही नहीं पचा, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी आहार नाल है उसके अंदर कहीं ना कोई रुकावट है, इसीलिए वो नहीं खा रहा। क्योंकि जो खाया था अभी वही नहीं निकला। अभी जो ट्रेन है वो अभी पटड़ी पर ही खड़ी है स्टेशन के ऊपर, तो जब तक ये ट्रेन आगे वाले स्टेशन पे नहीं जाएगी तब तक दूसरी ट्रेन इस स्टेशन पे कैसे आ जाएगी। तो इसी सिद्धांत के ऊपर पशु खाते हैं। जब खाया हुआ आगे खिसक जाता है तभी भूख लगती है, तभी वो कुछ खाता है। अर्थात कम खा रहा है, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, या कॉन्स्टिपेशन है, या आंतरीय रुकावट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उससे अपन को पता चलता है कि पशु रोगी है। पानी की अगर अपन बात करें, अगर पशु कम पानी पी रहा है, इसका मतलब पानी पीते हैं तो पानी कहाँ जाता है, जैसे खाना खाते हैं तो खाना जाता है मल में और पानी जाता है पेशाब में। तो पशु पानी कम पी रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि पेशाब के जो मार्ग है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, या किडनी सही काम नहीं कर रही। तो अगर वो ज़्यादा पानी पिएगा तो किडनी पे फिर जोर पड़ेगा, फिर जोर पड़ेगा तो उसे तकलीफ होगी, दर्द होगा, या फिर उसके मूत्राशय के अंदर कोई ना कोई पथरी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पशु पानी कम पिएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि उसके पानी वाले मार्ग में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। तो इससे हमें पता चलता है कि किडनी से रिलेटेड या मूत्र मार्ग से रिलेटेड कोई ना कोई पशु के बीमारी है, इसलिए वो पानी नहीं पी रहा, क्योंकि उसको पता है कि पी तो लूंगा पर निकलेगा नहीं। इसीलिए पशु अपना ट्रीटमेंट खुद ही करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों पशु के बैठने, उठने या चलने फिरने में या पोस्चर जिसे बोलते हैं सामान्य रहना। पशु का बैठना, उठना, चलना फिरना, ये सब सामान्य रहना। जिस तरीके से नॉर्मली एक गाय बैठती है, उठती है, खड़ी होती है, वो सब चीज़ें अगर एक स्वस्थ गाय होगी तो वो सामान्यतः वैसी चीज़ें फॉलो करेगी। लेकिन अगर इसमें किसी भी प्रकार का विकार हुआ, जैसे अगर मान लो उसके थोरेसिक कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस दौरान क्या होगा, वो अपनी टांगे चौड़ी करके रखेगी, एबडक्टेड एल्बो रखेगी। यानी कि आगे वाले पैर चौड़े रखेगी, जिससे कि उसको सांस लेने के लिए स्पेस मिले। तो ये एबडक्टेड एल्बो देख के हम क्या समझ गए कि उस, और जब वो बैठेगी तो बहुत ही आराम से बैठेगी, धीरे धीरे, मतलब एकदम से झटके से नहीं बैठेगी जैसे नॉर्मली बैठती है, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली डाउन जाएगी। तो उससे हमें को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई इसके मांसपेशियों में कोई दिक्कत है, या इसके नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत है, या फिर इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से ये लोड नहीं ले रही।
तो इन सब चीजों से भी हमें क्या पता चलता है कि इस पशु के कोई ना कोई रोग है। या फिर जैसे खुरों की स्थिति, नॉर्मली जो खुर होते हैं वो वो अपनी नॉर्मल साइज एंड शेप में होते हैं, लेकिन अगर साइज एंड शेप बढ़ गई तो उस दौरान क्या होता है, पशु की जो थर्ड फेलिंग्स होती है उस थर्ड फेलिंग्स पे एक दबाव लगता है, उस दबाव के कारण पशु जब चलता है तो उसे दर्द होता है, तो उस दौरान वो क्या शो करता है, लेमनेस शो करता है। तो ये जो लेमनेस है ये भी क्या बताती है कि पशु स्वस्थ नहीं है। या फिर पशु को जब ज्यादा मात्रा में ग्रेन खिलाए जाते हैं, ग्रेन का मतलब होता है दाना, जब ज्यादा मात्रा में दाना खिलाया जाता है तब भी जो है लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर। जब लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी मांसपेशियों पे थकान का एक कारण बनता है, उस वजह से भी लेमनेस आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों रोग का वर्गीकरण। अब जब अपन रोग के वर्गीकरण की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका पहला वर्गीकरण है रोग कारकों के आधार पर। रोग कारकों के आधार पर, अब जो रोग कारक होते हैं वो संक्रामक भी हो सकते हैं और असंक्रामक भी हो सकते हैं। अर्थात संक्रामक जो कारक होते हैं वो सभी कारक जो होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं, अर्थात वो जीवित होते हैं सिर्फ एक विषाणु को छोड़ करके। विषाणु जो होता है वो जीवित व निर्जीव के बीच की कड़ी है, परंतु उसे भी बायोलॉजिकल ही माना गया है दोस्तों। तो इसके आधार पर जो रोग होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग। इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरी जो बीमारी होती है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या असंक्रामक बीमारी। ये जो बीमारियां होती हैं वो एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलती। अब संक्रामक रोग की अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल देखें तो जैसे एफएमडी जो होती है वो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। जबकि असंक्रामक रोग की बात करें तो जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस, पीपीएच, ये सभी जो रोग हैं ये सभी असंक्रामक रोग हैं, एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते। तीसरा जो डिजीज है वो है कॉन्टाजियस डिजीज अर्थात छूत के रोग, जो छूने से फैलते हैं, अर्थात जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, संपर्क में आने से फैलते हैं। संपर्क में आने से फैलते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है इसके अंदर, एक पशु जो है वो दूसरे पशु के
सीधे संपर्क में आ गया, एक पशु ने दूसरे पशु को चाट लिया, या एक पशु ने जहाँ खाना खाया वहीं दूसरे ने खा लिया, तो मेंजर के अंदर से एक पशु ने दूसरे पशु के सिक्रीशन के कांटेक्ट में आ गया, तो उस कांटेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या है? जैसे एक पशु है, उसके फंगल डिजीज हो रखी है, अब सॉरी एक मनुष्य है, जैसे एग्जांपल देते हैं, एक मनुष्य है जिसके फंगल डिजीज हो रखी है। अब इस मनुष्य के तौलिए को किसी दूसरे मनुष्य ने इस्तेमाल कर लिया, टॉवल जो होता है तौलिया, उसको किसी दूसरे मनुष्य ने इस्तेमाल कर लिया, तो इस मनुष्य के भी क्या हो जाएगी? फंगल डिजीज। ये मनुष्य डायरेक्ट उस मनुष्य के कांटेक्ट में नहीं आया, परंतु बीच में क्या है? ये जो तौलिया है, तो इस तौलिए की वजह से ये बीमारी फैली है, इसीलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो ये जो बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं, संपर्क से फैलती हैं, उन सभी बीमारियों को कॉन्टाजियस बीमारी या छूत के रोग कहते हैं। फोर्थ जो डिजीज है दोस्तों, वो है नॉन कॉन्टाजियस। नॉन कॉन्टाजियस डिजीज या अछूत रोग, मतलब जो छुआछूत से नहीं फैलते या कांटेक्ट के द्वारा, संपर्क के द्वारा नहीं फैलते, ऐसे रोगों को नॉन कॉन्टाजियस डिजीज बोलते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अपन एफएमडी भी ले सकते हैं और फंगल डिजीज भी ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अपन कीटोसिस और पीपीएच ये भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन जो है वो दोस्तों है प्रभावित अंगों के आधार पर। प्रभावित अंगों के आधार पर रोगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीमित रोग और दूसरे हैं फरहद रोग। सीमित रोग जो है ऐसे रोग जो शरीर के किसी एक अंग, शरीर के किसी एक अंग तक ही सीमित रहते हैं। अन्य अंगों को प्रभावित नहीं करते। ऐसे रोगों को बोलते हैं सीमित रोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर हीमेटोमा। ईयर हीमेटोमा, जैसे ये ईयर है, ईयर के अंतर्गत कोई ब्लड वेसल क्रश हो जाती है, तो उस वजह से उसका ब्लड जो है वो बाहर निकल करके आ जाता है। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ईयर को ही प्रभावित करेगा, ये उसके अलावा पूरे शरीर के और दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरे जो वरहद रोग होते हैं, वरहद रोग वे रोग होते हैं जो पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल टॉक्सेमिया या सेप्टिसेमिया। अब टॉक्सेमिया क्या होता है दोस्तों? टॉक्सेमिया का मतलब होता है टॉक्सिन्स इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर टॉक्सिन है तो ब्लड तो पूरे शरीर में जाएगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में हर तरफ ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो जब टॉक्सिन भी, इसका मतलब हर अंग में जाएंगे तो हर अंग के को प्रभावित करेंगे। तो जो टॉक्सेमिया होता है उसको बोलते हैं टॉक्सिन इन ब्लड, इसको टॉक्सेमिया बोलते हैं। सेप्टिसेमिया क्या होता है दोस्तों?
सेप्टिसिमिया का मतलब होता है टॉक्सेमिया प्लस बैक्टीरेमिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखना, टॉक्सेमिया का मतलब तो टॉक्सिन इन ब्लड है, बैक्टीरियमिया का मतलब है बैक्टीरिया इन ब्लड। मतलब ब्लड के अंदर जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। इस तरीके से क्या होगी, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। जब इन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तब ये बैक्टीरिया इंटर करेंगे ब्लड में। तो जैसे बैक्टीरिया ब्लड में आ जाएगा तो उसे बोलेंगे अपन बैक्टीरियमिया। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया कुछ तरल पदार्थ सीक्रेट करते हैं, उस तरल पदार्थ को बोलते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सोटॉक्सिन, दूसरे होते हैं एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो वे टॉक्सिन होते हैं जिनको बैक्टीरिया माध्यम में स्रावित करता है, जहां वो है बाहर की तरफ स्रावित करता है। इसके शरीर में तो बनते हैं परंतु वो बाहर निकलते हैं बिना बैक्टीरिया को कोई क्षति हुए। उन टॉक्सिन्स को बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। और एंडोटॉक्सिन वे टॉक्सिन होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर भरे हुए हैं परंतु वो बाहर नहीं आते। कब तक बाहर नहीं आते, जब तक बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो इंटैक्ट है, वो डैमेज नहीं हो जाती। जैसे ही वो डैमेज होती है तभी ये बाहर आ सकते हैं, अन्यथा ये बाहर नहीं आ सकते। तो जनरली जो टॉक्सेमिया होता है वो टॉक्सेमिया किसकी वजह से होता है, एक्सोटॉक्सिन्स की वजह से होता है। तो भले ही टॉक्सेमिया भले ही सेप्टिसेमिया हो, लेकिन शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं, इसीलिए इन रोगों को क्या बोला गया है, बृहद रोग बोला गया है। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर। रोग की उत्पत्ति के आधार पर, रोग की उत्पत्ति के आधार पर इसके अंतर्गत दो तरीकों से रोग को क्लासिफाई किया गया है। पहले अपन पहले तरीके की बात करते हैं। पहले तरीके के अंतर्गत पहली जो डिजीज रखी गई है वो है हेरिडेटरी डिजीज, या इसे बोलते हैं वंशानुगत रोग। वंशानुगत रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। जब गुणसूत्रों में किसी प्रकार का विकार आ जाता है तो वो जो अगली पीढ़ी जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई बीमारी आती है, तो उसे बोलते हैं वंशानुगत रोग। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों या जीन या डीएनए में किसी प्रकार का विकार आने से, किसी प्रकार का विकार आने से उत्पन्न होते हैं दोस्तों। सेकेंड जो डिजीज है वो है कॉन्जेनाइटल डिजीज या जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग क्या होते हैं, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर डेवलप हो रहा होता है तो उसी दौरान बच्चे के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, जैसे 2 सिर हो गए, टांगे फ्यूज रह गई, हाथ और टांग फ्यूज हो गई। तो इस प्रकार के बच्चों, या सिर बहुत बड़ा हो गया, ऐसे जो विकार होते हैं इन विकारों को बोलते हैं
कॉन्जेनाइटल डिजीज या जन्मजात रोग या गर्भ अवस्था के दौरान पैदा होने वाले रोग। ये जो रोग होते हैं ये दोस्तों जेनेटिकली भी हो सकते हैं, या जैसे एक जाइगोट होता है, वो जाइगोट दो में डिवाइड हुआ परंतु उसका कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ ही रह गया। इस वजह से इस हिस्से से जो भी चीज बनेगी वो अंग हमेशा जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो जाइगोट में इनकम्प्लीट क्लीवेज होने के कारण ऐसे रोग ज्यादा होते हैं, या फिर किसी प्रकार की डेवलपमेंट के कारण विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे हाइड्रोसिफेलस यानी कि सिर का बड़ा होना। ये किस दौरान होता है दोस्तों? जैसे ब्रेन होता है, बच्चे का जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान डक्ट ऑफ आइटर, यहाँ पर एक नलिका होती है, वो नलिका जो होती है वो किसी कारण से जाम हो जाती है। जाम होने के कारण यहाँ से तो फ्लूइड आता है, वो फ्लूइड आगे जा नहीं पाता और उसका प्रेशर यही इंक्रीज होता रहता है, जिस वजह से सिर का आकार जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये जो विकार उत्पन्न होते हैं इनको बोलते हैं जन्मजात रोग। तीसरा जो रोग है ये है एक्वायर्ड डिजीज या जन्म के पश्चात प्रकृति से प्राप्त रोग। इन सभी रोगों को बोला जाता है एक्वायर्ड डिजीज। जन्म ले लिया बच्चे ने जन्म लेने के बाद उसके कोई रोग हुआ है, इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया अंदर गया, उसने कोई बीमारी करी है, तो उन बीमारियों को एक्वायर्ड डिजीज के अंतर्गत रखा जाता है। वंशानुगत रोग की अगर अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया या रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं। उन ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स में से किसी एजेंट्स की कमी हो जाने के कारण ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। ये जीन में गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। जो जीन रक्त का थक्का बनाने वाले फैक्टर को प्रोड्यूस करती है, उस जीन में कोई गड़बड़ी होगी, इसलिए वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर शरीर में नहीं बनता, उसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। दूसरे तरीके की बात करेंगे दोस्तों, इसका जो सेकेंड तरीका है उसका जो पहली डिजीज है वो है इंडिजीनस डिजीज या स्वदेशी रोग। ऐसे रोग जिनकी उत्पत्ति स्थल हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, हमारा देश उस रोग का उत्पत्ति स्थल है। तो वैसे रोग जो सिर्फ हमारे देश में पाए जाते हैं उन रोगों को इंडिजिनस रोग बोलते हैं, जैसे टीबी। दूसरा एक्सोटिक रोग, एक्सोटिक डिजीज या विदेशी रोग। ऐसे रोग जो हमारे देश में नहीं पाए जाते, सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? विदेश में। जैसे एग्जाम्पल अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीका के जो घोड़े होते हैं वो जब दौड़ते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है।
एसपी वायरस से होती है। तो ये जो बीमारी है ये कहाँ है? अफ्रीका में है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अफ्रीकन वॉर सिकनेस बोला गया। ये हमारे देश में होती नहीं है, तो ये कैसी बीमारी है? ये विदेशी बीमारी है। तीसरी जो डिजीज इसके अंतर्गत रखी गई वो है इमर्जिंग डिजीज। अब इमर्जिंग डिजीज का मतलब क्या है कि ऐसा रोग जो हमारे देश में नहीं है, विदेश में है, परंतु भविष्य में हमारे देश में आ सकता है। जैसे लूपिंग इल इन शिप। भेड़ों में लूपिंग इल नाम की बीमारी होती है जो हमारे देश में नहीं होती है, जो अफ्रीकन कंट्री के अंदर होती है, लेकिन वो बीमारी कभी भी हमारी भेड़ों में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम जब बाहर से मेंढे खरीद के लाते हैं हमारे देश में क्रॉस करवाने के लिए, तो उनके साथ साथ में ये बीमारी भी उनके साथ में आ सकती है। ऐसी बीमारी जो हमारे देश में नहीं है परंतु भविष्य में आ सकती है, ऐसी डिजीज को बोलते हैं इमर्जिंग डिजीज। दोस्तों परिस्थितिकी या इसे सीक्वेली भी बोलते हैं। दोस्तों सीक्वेली क्या होती है? ऐसा रोग जो किसी पशु के अंदर हुआ और उस रोग का इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट किया गया, तो उस रोग का कुछ भयानक रूप सामने आता है। ऐसा रोग जो एक पशु के अंतर्गत हुआ, लेकिन उस रोग का जो है वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट किया गया, अपूर्ण इलाज किया गया, इस वजह से उस रोग का एक भयानक रूप हमारे सामने आता है। उस भयानक रूप को ही बोलते हैं परिस्थिति या सीक्वेली। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे ब्रुसेलोसिस बीमारी के अंतर्गत आर्थराइटिस और हाइग्रोमा, जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये एक जॉइंट है, तो इस जॉइंट के आगे का जो हिस्सा है वो जॉइंट के अंदर फ्लूइड का अकोमुलेट हो जाना तो आर्थराइटिस है, और इसके आगे ऊपर के जो कनेक्टिव टिश्यू है उन कनेक्टिव टिश्यू की हार्ड ग्रोथ जो हो जाना वो हाइग्रोमा है। ये देखने को मिलता है अपने को ब्रुसेलोसिस में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें एफएमडी। एफएमडी के अंतर्गत हाइपरट्राइकोसिस और पेंटिंग देखने को मिलती है। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब क्या? ट्राइको वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। जो ट्राइको वर्ड है, ये ट्राइको वर्ड यूज करते हैं बालों के लिए, और हाइपर का मतलब है अति होना, तो बालों की अति वृद्धि। शरीर के जो बाल होते हैं उन बालों की लंबाई बढ़ने लग जाती है। तो एफएमडी के अंदर क्या होता है? जब एफएमडी का इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसकी परिस्थिति क्या उत्पन्न होती है? हाइपरट्राइकोसिस, बालों की अतिवृद्धि हो जाती है। और पेंटिंग, जैसे एक कुत्ता होता है वो अपनी जीभ बाहर निकाल करके और सांस लेता है और सलाइवा जो होती है वो गिरती रहती है, उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी क्या होता है? एफएमडी के अंतर्गत जो गाय होती है वो गाय अपनी जीभ बाहर निकाल करके और हाँफती है, अपना बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कम करने की कोशिश करती है लार गिरा करके, उसे बोलते हैं पेंटिंग। तो हाइपरट्राइकोसिस और पेंटिंग एफएमडी में देखने को मिलती है। अनदर एग्जांपल की अपनी बात करें तो कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज के अंतर्गत कोरिया देखने को मिलता है। ये कोरिया क्या होता है? जैसे आँख की
जो कॉर्निया होती है उस कॉर्निया के ऊपर बादलों जैसी संरचना देखने को मिलती है, जिस वजह से विजन जो होता है वो प्रभावित होता है। इसे ही कोरिया बोलते हैं। दोस्तों, अब एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए है। दोस्तों, दरअसल क्या है कि ये जो हमारे जो वीडियोस हैं, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, अपितु हमारी वेट ग्लोरियस जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो इसके लिए आपको इससे संबंधित जो लिंक है वो आपको इस वीडियो में अंत में आपको दे दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट ग्लोरियस ऐप को इंस्टॉल करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।